Hey, hi everyone, welcome to our channel Commerce Education by CA. This is दर्शन जैन दिस साइड और आज के लेक्चर में हम लोग एसपी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 ऑफ एसपी दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक उस चैप्टर का अच्छा सा बैकग्राउंड दूंगा जिससे वो चैप्टर आपके लिए और आसान हो जाएगा सो दैट कि आपको समझेगा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली। सो नाउ स्टार्टिंग में बैकग्राउंड में मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखो ये एक पर्सन है जिसका नाम दर्शन जैन है, ठीक है। इस पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना है, इस पर्सन को क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, वो भी कौन सा, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि शूज़ को प्रोडक्शन करना, मतलब शूज़ बनाना। इन विच केस उसने क्या किया, उसने दर्शन लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोल दी। अब कंपनी बन गई तो कंपनी क्यों बनाई, क्योंकि बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस करने के लिए हमें क्या लगता है, व्हाट डू वी नीड टू डू बिजनेस करने के लिए हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा लैंड, हमें लगेगी मशीन्स, हमें लगेगा लेबर और रॉ मटेरियल। मतलब सपोज शूज़ को मैन्युफैक्चर करना है तो शूज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें एक जगह लगेगी दैट इज़ लैंड, फिर हमें मशीन्स लगेंगी सो दैट हम उस शूज़ को मैन्युफैक्चर कर पाए, और मशीन को इस्तेमाल करने के लिए लेबर लगेगा एंड देन रॉ मटेरियल लगेंगे, ठीक है। सो इन सब के लिए बेसिकली लैंड, मशीन, लेबर और रॉ मटेरियल के लिए हमें लगेगा पैसा। वी विल रिक्वायर मनी, है कि नहीं, वी विल रिक्वायर मनी। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त कितना पैसा लगेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हाउ मच मनी इज नीडेड टू स्टार्ट द बिजनेस। ओके, इसको हम फाइनेंस के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट। और अगर मैं बोलूँ और टेक्निकल लैंग्वेज में दैट इज और बुक की लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब कितना पैसा लगेगा, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हमें लगेगा 50 लाख रुपये। शूज़ मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के लिए दर्शन को लगेंगे 50 लाख रुपये, 50 लाख रुपीज़। इन विच केस नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पैसा कहाँ से लाने का, दैट इज द सोर्स ऑफ मनी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो जनरली आपका आंसर रहेगा कि सर बैंक से लोन ले लो और बिजनेस चालू कर दो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारे पास कितनी सेविंग्स है, फिर हम जाएंगे अपने पेरेंट्स के पास और पेरेंट्स से पूछेंगे कि आप कितने दे सकते हो बिजनेस करने के लिए, और फिर हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड देन लास्ट में हम जाएंगे बैंक के पास। तो ये अपने सोर्सेस हैं, ये क्या है, सोर्सेस, हम जहाँ से पैसे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कहाँ से कितना लेने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये क्वेश्चन क्यों आता है कि हमें कहाँ से कितने पैसे लेने हैं। हमें सोर्स तो मालूम पड़ गए, सेविंग्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बैंक, लेकिन हम सर कहाँ से कितना लेंगे ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है। क्योंकि देखो एक बात समझना, जो भी पर्सन अपने को पैसा देगा वो हमें फ्री में पैसा नहीं देगा, राइट है कि नहीं। अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो वो हमसे क्या मांगेगा, कुछ ना कुछ इन रिटर्न, जैसे कि इंटरेस्ट। क्या मांगता है, इंटरेस्ट। तो वैसे ही हम क्या चेक करेंगे कि हमें कम से कम इंटरेस्ट पे पैसे मिलने चाहिए, है कि नहीं, कम से कम इंटरेस्ट पे पैसे मिलने चाहिए। सो इन विच केस हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सेविंग्स कितनी है। हमारे पास सपोज सेविंग्स है 5 लाख रुपया और उस पर हमको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो अपना खुद का पैसा होता है। तो सेविंग्स पे हम इंटरेस्ट क्यों देंगे, क्योंकि वो अपना खुद का पैसा है। अब नेक्स्ट आता है कि अपन पेरेंट्स को पूछने गए तो पेरेंट्स ने बोला हम आपको 15 लाख रुपीज़ दे सकते हैं। कितना, 15 लाख रुपीज़ दे सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट कितनी है, 50 लाख की, ठीक है। 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोगों ने 5 लाख अपने खुद की सेविंग से इकट्ठा किए, फिर 15 लाख अपने पेरेंट्स से लिए। तो 15 लाख के लिए पेरेंट्स ने बोला हम आपसे 1% पर एनम, मतलब पूरे साल का 1% ब्याज लेंगे। सर पेरेंट्स क्यों ब्याज ले रहे हैं, पेरेंट्स इसलिए ब्याज ले रहे हैं सो दैट आप उनके फंड्स को मिसयूज़ ना करो, सो दैट आपको उस फंड्स की कीमत हो, ठीक है। अगर पेरेंट्स ने ऐसे ही आपको 15 लाख दे दिया तो आप उसको क्या पता मिसयूज़ कर दोगे, बिना टेंशन के उसको वापर लोगे। सो थोड़ा सा टेंशन पेरेंट्स भी देते हैं। जैसे कि पेरेंट्स अपने घर पे भी, हम जब बोलते हैं हमें एक नया मोबाइल फ़ोन चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो पेरेंट्स हमें क्या बोलते हैं कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपको इतने परसेंटेज ला के देने पड़ेंगे। तो उस केस में भी पेरेंट्स हमसे कुछ ना कुछ तो इन रिटर्न मांग ही रहे हैं। सो वैसे ही पेरेंट्स ने 15 लाख रुपया दिया और बोला कि 1% तो हम आपसे लेंगे पूरे साल का। गाइस एक बात ध्यान से समझना, 15 लाख रुपया तो हमको रिटर्न देना ही है उनको। 15 लाख जो हम उनसे ले रहे हैं ना, वो उनको रिटर्न देना ही है। उसके बदले में हम उनको 1% इंटरेस्ट भी देंगे, मतलब 15 लाख
प्लस पर एनम हर साल 1% इंटरेस्ट देंगे। वैसे ही हम गए रिलेटिव के पास, किसके पास गए? रिलेटिव। और मेरे 3 रिलेटिव है। कितने रिलेटिव है? 3 रिलेटिव है। और उन्होंने बोला कि रिलेटिव ए ने बोला 5 लाख देंगे बट 5% इंटरेस्ट लेगा पूरे साल का। रिलेटिव बी ने बोला मैं भी तेरे को 5 लाख देने को रेडी हूँ लेकिन 9% इंटरेस्ट लूँगा तुझसे। रिलेटिव सी ने बोला कि मैं भी 5 लाख देने को रेडी हूँ लेकिन 12% इंटरेस्ट लूँगा। जैसे जैसे आप समझ रहे हो, हम जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं लेने के लिए पैसा, तो इंटरेस्ट का रेट जो है बढ़ते जा रहा है। तो अब हम इस केस में डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेंगे, हम पहले देखेंगे कि हमें सबसे कम इंटरेस्ट पे कहाँ से मिल रहा है पैसा। तो देखो अभी तक अपने पास 5 लाख और 15 लाख तो हो गए जमा, ठीक है, 5 लाख और 15 लाख तो हो गए, दैट इज़ 20 लाख का अपना पैसा जमा हो गया है। हमें चाहिए कितना? 50 लाख। ओके, बचे कितने अभी? 30 लाख, क्योंकि 20 लाख तो अपने हो गए हैं, यहाँ पे अपने 20 लैक्स हो गए। नाउ वी रिक्वायर 30 लैक्स। ओके, सो हम लोगों ने बोला रिलेटिव्स को 1 मिनट रुकिए, हम अपने फ्रेंड्स को भी पूछ लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड पी ने बोला कि मैं भी 5 लाख देने को रेडी हूँ लेकिन मैं 6% इंटरेस्ट लूँगा। कितना लूँगा? 6% इंटरेस्ट लूँगा पर एनम। और फ्रेंड क्यू बोलता है मैं भी 5 लाख देने को रेडी हूँ लेकिन मैं 14% पर एनम, ओ माई गॉड, 14% पर एनम इंटरेस्ट लूँगा। अब हमने बोला कि ओके ठीक है, एक बार बैंक में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। बैंक जो है ना, बैंक वो अपने को जितना चाहिए उतना पैसा देगा, जितना चाहिए उतना पैसा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती लोन देने के लिए। ओके, तो इन दैट केस हम लोगों ने क्या किया? एसबीआई बैंक को पूछा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो उन्होंने बोला 8% पर एनम। एचडीएफसी बैंक ने बोला 10% पर एनम। और अपना एक्सिस बैंक ने बोला 15% पर एनम, 15% पर एनम। अब हम क्या देखेंगे? रिलेटिव, फ्रेंड्स और बैंक में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? देखो गाइस, रिलेटिव में 5%, 9%, 12% और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स में 6, 14, 8, 10, 15 बैंक हुआ। तो हम क्या करेंगे? हम रिलेटिव ए के पास से 5 लाख ले लेंगे, रिलेटिव ए के पास से 5 लाख लेंगे। फिर देखो यहाँ पे रिलेटिव बी जो है वो 9% दे रहा है, बट उसके सामने अगर आप देखोगे तो मेरा फ्रेंड पी जो है वो मुझे 6% पे देने को रेडी है, तो मैं इसके पास से भी ले लूँगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि और कम कहाँ मिल रहा है। देखो और कम अगर देखते हैं तो 5% के बाद 6% अपन को मिल गया कम में, देन 9% है, 12% है, 14 और सीधा 8% बैंक दे रहा है एसबीआई। तो हम क्या करेंगे? हम इनके पास से ही पैसा लेंगे क्योंकि बाकी लोग तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं। सो अब हम देखो क्या करेंगे? हम 5 लाख यहाँ से ले लेंगे, 5 लाख यहाँ से ले लेंगे, 5 लाख यहाँ से ले लिया, तो अभी अपना रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 20 + 5 + 5 मतलब अपना 30 लैक्स यहाँ तक जमा हो गया। अब बैलेंस कितना बचता है? 20 लाख, क्योंकि हमें चाहिए 50 लैक्स। देखो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी गाइस? हमारी रिक्वायरमेंट थी 50 लैक्स की, तो हमारे पास 20 अपने सेविंग्स और पेरेंट्स से आ गए, 5 लाख रिलेटिव ए ने हेल्प कर दी और 5 लाख फ्रेंड ने हेल्प कर दी। सो इट इज़ 30 लैक्स, बट नाउ वी रिक्वायर मोर 20 लैक्स टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 50 लैक्स। तो हमने एसबीआई से लोन ले लिया। सो अभी देखो आप ध्यान देना, हमारे पास 50 लाख रुपए जमा हो गए, हम लोग ने अलग अलग सोर्सेज से ले लिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, इसको फाइनेंस में बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। एक बात समझ के चलना, जो हम उनको इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो बैंक एसबीआई ने अपने को 20 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपीज़ एसबीआई ने अपने को दिया, तो अपने को एसबीआई को 20 लाख तो देना ही है। सपोज अपन ने बोला कि 10 साल में देंगे, तो 10 साल बाद 20 लाख तो देना ही है, लेकिन प्लस एवरी ईयर हमको इंटरेस्ट देना है। और वो जो हम उनको इंटरेस्ट देने वाले हैं वो अपना क्या होता है? खर्चा। वो बिजनेस का क्या होता है? खर्चा। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट, और उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब अपने पास जो पैसे आए हैं, कितने आए हैं? 50 लाख टोटल। 50 लाख के बदले में हम उनको कितना ब्याज देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, वो कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाता है, खर्चा। ठीक है, तो अभी एक और बात, नेक्स्ट बात, हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कितना पैसा लगेगा, देन पैसा कहाँ से आएगा, ये भी, इसका भी अपने को जवाब मिल गया। अब अपने पास ये भी आ गया कि किसके पास से कितना लेना है, किसके पास से कितना लेना है। इसको पता है क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। किसके पास से कितना लेना है उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इन विच केस अब वी हैव गैदर्ड, मतलब हमने 50 लाख जमा कर दिया है, 50 लाख जमा हो गया है, तो अब क्या पार्टी करने का?
अब क्या पार्टी करने का? नहीं सर, हमने पैसा क्यों लिया है? हमने पैसा लिया है बिजनेस करने के लिए, हमने पैसा लिया है बिजनेस करने के लिए। तो उस पैसों से 50 लाख रुपयों से हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? लैंड, लेबर, बराबर है, मशीन्स, रॉ मटेरियल। तो अब हमें ये सोचना है कि किस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, किस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। देखो लैंड, मशीन्स, लेबर और रॉ मटेरियल। देखो लैंड और मशीन जो है आपके बिजनेस के लिए आपको बार बार नहीं लगेंगे। मतलब एक बार आपने लैंड खरीद लिया, एक बार आपने मशीन्स खरीद ली, तो वो हम लोग अज्यूम करते हैं कि कम से कम 5-10 साल तो चलेगा, है कि नहीं। लेकिन लेबर और रॉ मटेरियल आपको रेगुलरली लगेंगे। कैसे लगेंगे? रेगुलरली। मतलब रॉ मटेरियल आपने एक बार खरीद लिया तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर चलेगा या 2 साल 3 साल तक चलेगा, ठीक है। आपको जितनी बार आपके पास ऑर्डर आएगा शूज़ का, उतनी बार आपको रॉ मटेरियल नया खरीदना पड़ेगा। तो वो पैसा जो हमें एक ही बार, मतलब बार बार नहीं लगने वाला है, जो बार बार नहीं लगने वाला है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज नॉन रिकरिंग। उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं आएगा। और जो पैसा हमें बार बार लगने वाला है, हमें बिजनेस के लिए बार बार, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, जैसे आपको टेलीफोन का बिल भरना है, आपको सैलरी देना है, तो ये सब पैसे जो है आपको बार बार लगने वाले हैं, हर महीने लगने वाले हैं, है कि नहीं। तो उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। देखो जो बार बार नहीं लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। और जो बार बार लगने वाला है दैट इज रिकरिंग मतलब बार बार लगने वाला है, हमें बार बार उसकी नीड पड़ेगी, तो उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और इन दोनों में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि कितना पैसा मैं फिक्स कैपिटल में डालूं और कितना पैसा मैं वर्किंग कैपिटल के लिए रखूं। 50 लाख तो आ गए, लेकिन अभी हमें सोचना पड़ेगा, राइट। सो इन दैट केस हमें इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ये जो हम सोच रहे हैं कि कितना पैसा कहाँ डालना है, उससे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमें इन्वेस्टिंग के लिए डिसीजन लेनी पड़ेगी। ओके, सो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? देखो गाइस, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखना कि बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, बिजनेस में कितना पैसा लगेगा ये हमें पता कैसे सोचना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना लगेगा, और स्टार्ट करने के बाद उसको रन करने के लिए मतलब स्टार्ट तो कर दिया बट उसको रन भी तो करना है ना, बिजनेस चलाना भी तो है। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ स्टार्ट करके रख देना है, हमें उसको चलाना भी है। तो इसीलिए हमें क्या सोचना चाहिए कि स्टार्ट में कितना पैसा लगेगा और उसको रन करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। ओके, सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने अभी तक आपको कुछ ना कुछ टर्म्स बताए हैं, जैसे कि देखो गाइस, अब कितना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, कितना पैसा कहाँ से लेना है, इसको पता है। अपने चैप्टर में इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, देखो गाइस, कितना पैसा लगेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैं अगर इंडिविजुअली बात करूँ कितना पैसा लगेगा तो उसको बोलते हैं अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर कहाँ से आएगा उसको बोलेंगे सोर्सेस। किस में कितना लगाना है उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इन तीनों को जब साथ में कोई पूछेगा आपको कि इन तीनों को साथ में क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फिर हम जब ये सोचते हैं कि कितना पैसा किस में डालना है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया है। अब चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो तुमको मज़ा आएगा। चैप्टर में हम लोग कॉर्पोरेट, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हमेशा की तरह, फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब, उसका डेफिनेशन और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। FM मतलब फाइनेंशियल मैनेजर यहाँ पे। फिर डिसीजन बाय फाइनेंशियल मैनेजर कौन से डिसीजन लेता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर हम उसके मतलब पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, उसका मतलब, उसका डेफिनेशन, और फिक्स कैपिटल कितना होना चाहिए बिजनेस में, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि फिक्स कैपिटल कितना होना चाहिए बिजनेस में। उसी तरह वर्किंग कैपिटल, उसका मतलब, उसका डेफिनेशन और फैक्टर्स, ऐसे क्या फैक्टर्स है, मतलब कौन से बेसिस पे हम लोग वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट तय करते हैं कि एक बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लास्ट पार्ट हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया किसमें कितना पैसा लगाना है, कहाँ से कितना पैसा लेना है, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है,
कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है। मूविंग फॉरवर्ड एंड स्टार्टिंग द चैप्टर नाउ। अभी मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसका इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी। फिर फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मनी एंड इट्स मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब रोकड़ा और उसको मैनेज करना, पैसा और उसको मैनेज करना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ कि ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। ये किससे रिलेटेड है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी। मतलब आप पैसा कैसे लाओगे बिजनेस में और उसको कैसे यूज़ करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू गेट द फंड्स एंड हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज इट। ओके, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, कोई भी बिजनेस जो होता है उसका सक्सेस किस पे डिपेंड करता है। कोई भी बिजनेस जो होता है उसका सक्सेस किस पे डिपेंड करता है। मैं एकदम सिंपल वर्ड में बताऊँ, उसका सक्सेस डिपेंड करता है कि वो बिजनेस कितना जल्दी फंड्स को अरेंज करता है और यूज़ करता है। कोई भी बिजनेस कितना सक्सेसफुल है ये हम कैसे बोल सकते हैं, हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो जो बिजनेस है वो कितना जल्दी फंड्स को अरेंज करता है एंड उसको कितना जल्दी एंड कितना अच्छे से यूटिलाइज करता है। अब कितना जल्दी का मतलब होता है हाउ एफिशिएंटली, कितना जल्दी फंड्स को अरेंज करना मतलब होता है हाउ एफिशिएंटली फंड्स को अरेंज करता है एंड हाउ एफिशिएंटली वो फंड्स को यूज़ करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एफिशिएंटली का मतलब होता है टाइम। एफिशिएंटली इज रिलेटेड टू टाइम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब हेनरी फोर्ड नाम का एक व्यक्ति था, उसने पता है क्या बोला, उसने ये कहा कि मनी, पैसा जो है वो अपने आर्म और लेग की तरह है। पैसा जो है वो अपने कंधे और अपने लेग की तरह है। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो अच्छी बात है, यूज़ इट, या फिर आप उसको लूज़ कर दोगे। आप उसको यूज़ करो अच्छे से या फिर आप उसको लूज़ कर दोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर बहुत दिनों से चलते नहीं हो, अगर आपने चलना ही बंद कर दिया, ठीक है, अगर आपकी चलने की आदत चली गई, या आपने बहुत टाइम से आपका हाथ को इस्तेमाल नहीं किया, आपके हाथ को इस्तेमाल करने की आदत चली गई, तो हम लोग बोलते हैं ना मेरा पाँव जकड़ गया है। मतलब थोड़े टाइम बाद आप अपने पाँव को लूज़ कर दोगे, मतलब आप अपने पाँव से चल नहीं पाओगे। वैसा ही पैसा होता है, अगर पैसा को आपने बराबर से यूज़ नहीं किया तो पैसा टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सर कैसे ख़त्म हो जाएगा, पड़े पड़े वो पैसा फिर कुछ काम। देखो, आज जो 100 रुपये की कीमत है, आज 100 रुपये में आप जितनी चीज़ खरीद सकते हो, अगर आप उसको अलमारी में रखते हो, ठीक है, आप उस 100 रुपये को अलमारी में रखते हो और आप खाली ये अनुमान लगाइए कि आज ये 100 रुपये में आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हो, और फिर आप एक काम करना, 1 साल बाद या 5 साल बाद आप चेक करना, क्या 100 रुपये में उतनी ही चीज़ें आज भी आप खरीद पा रहे हो। नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि देश में इन्फ्लेशन नाम की भी एक चीज़ होती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती है। ओके, सो ये जो भाई साहब है हेनरी फोर्ड ने बोला है कि मनी इज लाइक अ आर्म और अ लेग, इधर यू यूज इट और यू लूज इट। इस स्टेटमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट से हमें मालूम पड़ता है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो, इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कितनी बातें बताई, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट था कि भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, कंपनी एंड मनी एंड इट्स मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब होता है मनी एंड इट्स मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। आप पैसे को कैसे लाते हो बिजनेस में और आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। फिर बिजनेस का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है कि वो बिजनेस कितना जल्दी पैसों को अरेंज करता है एंड उसको कितना अच्छे से यूज़ करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेनरी फोर्ड ने जो बोला वो मैंने आपको बता दिया कि मनी इज लाइक अ आर्म और अ लेग, इधर यू यूज इट और यू लूज इट। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मेरे मीनिंग समझते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब समझते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब में क्या बोला है, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है किससे डील करता है, इट डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग। रेजिंग का मतलब इकट्ठा करना और यूजिंग मतलब यूज करना। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ व्हाट, फाइनेंस। पैसों को कैसे अपन रेज करते हैं एंड उसको कैसे यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि हम पैसों को कैसे रेज करते हैं या उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम का मतलब होता है कॉर्पोरेशन, कंपनी कैसे पैसों को रेज करती है और कैसे उसको यूज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे बताओ कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या क्या आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फाइनेंशियल प्लानिंग आएगी, मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट तय करना, फिर कैपिटल मार्केट को स्टडी करना और मनी मार्केट को स्टडी करना,
सर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट क्या होता है? ये वो जगह है जहाँ से हम पैसा उधार पे लेंगे, ये वो जगह है जहाँ से हम पैसा उधार पे लेंगे या रेज करेंगे। तो हम देखो, हम जहाँ से भी पैसा लेने वाले हैं हमें पहले उसके बारे में स्टडी तो करना पड़ेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। ये आपका चैप्टर नंबर 11 में आएगा, सो उसको हम वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है कि किसके पास से कितना पैसा लेना है, पैसा कैसे जमा करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या होता है, कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, फिक्स कैपिटल में कितना डालना है, वर्किंग कैपिटल में कितना डालना है। ओके, जो पहले 3 स्टेप थे कौन से फाइनेंशियल प्लानिंग वाले, कैपिटल मार्केट को स्टडी करना, देन फाइनेंशियल मार्केट को अपना मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट इज फाइनेंशियल मार्केट है बेसिकली। आप कैपिटल मार्केट को स्टडी करना, मनी मार्केट को स्टडी करना, देन कैपिटल फॉर्मेशन, फॉरेन कैपिटल, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो पहले 3 स्टेप थे उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपको मीनिंग में ये सब लिखना आया। अगर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब पूछेंगे या आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये मीनिंग लिखना है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन किसने दिया? हेनरी होगलैंड ने। किसने दिया? हेनरी होगलैंड ने डेफिनेशन दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो डील करता है प्राइमरीली विथ कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो ये आपका डेफिनेशन है, आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ेगा। इन भाई साहब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हेनरी होगलैंड का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। एक्विजिशन का मतलब होता है पैसों को लाना। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद एक्विजिशन ऑफ एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। देखो उन्होंने सिमिलर ही बोला है, कुछ नया नहीं बोला है। पहले ऊपर था रेजिंग एंड यूज, यहाँ पे रेजिंग के बदले उन्होंने क्या नाम डाल दिया? एक्विजिशन। रेजिंग मतलब भी पैसा इकट्ठा करना और एक्विजिशन का मतलब भी होता है पैसा इकट्ठा करना। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ व्हाट? एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। वापस एक बार, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। ओके, आपको ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, या आपको मैंने आपको पढ़ने को आसान हो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। एग्जाम में आपको एज अ स्टेटमेंट ही लिखना है जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आपको बताया था फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब होता है मनी एंड इट्स मैनेजमेंट। सर ये तो समझा, लेकिन सर मैनेजमेंट के लिए हमें एक व्यक्ति लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस मैनेजर। पैसों को मैनेज करने के लिए हमें कोई ना कोई तो लगेगा ना, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस मैनेजर। अब फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर? ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या होता है? मैंने उसका एक कीवर्ड दिया है, आर्मर। अब फाइनेंशियल मैनेजर का रोल ये होता है कि ही हैज़ टू एंश्योर, उसको ये एंश्योर करना है। एंश्योर करना मतलब उसको ये ध्यान रखना है कि फर्म में एडिक्वेट फाइनेंस हो, एडिक्वेट फाइनेंस हो, कि बिजनेस में इनफ फाइनेंस, जितना ज़रूरी है उतना पैसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, जो पैसा है वो राइट सोर्स से और मिनिमम कॉस्ट पे लिया है। RM का मतलब होता है राइट सोर्स एंड मिनिमम कॉस्ट। मतलब आपने सही सोर्स से पैसा लेना चाहिए जो आपसे कम इंटरेस्ट चार्ज करें। ओके, नेक्स्ट होता है कि भाई आपने फंड, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर ने ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पैसा हमने इकट्ठा किया है, जो पैसा हमने रेस किया है, उसको हम इफेक्टिवली यूज़ करें। ई का मतलब होता है इफेक्टिवली यूज़ करना। सर इफेक्टिवली मतलब, एक था एफिशिएंटली का मतलब होता है टाइम से करना, मतलब आपने टाइम टू टाइम, वो टाइम से रिलेटेड होता है। और इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? ढंग से, जिस काम के लिए आपने पैसा रेस किया है उसी के लिए यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि उसने, फाइनेंशियल मैनेजर ने ये ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम रिटर्न हम लोग दे पाए किसको? ओनर को। मैक्सिमम रिटर्न हम लोग दे पाए ओनर को। ए से क्या था? एडिक्वेट फाइनेंस। फिर RM से क्या था? राइट सोर्स, मिनिमम कॉस्ट। ई से क्या था? यूज कैसे करना है? इफेक्टिवली। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या? R से मैक्सिमम रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देना चाहिए किसको? ओनर को, बिजनेस के मालिक को। ये कौन ध्यान रखेगा? फाइनेंशियल मैनेजर को ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। एंश्योर का मतलब होता है ध्यान देना। मूविंग फॉरवर्ड,
नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डिसीजन इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। डिसीजन इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, हमें कौन से डिसीजन लेने होते हैं? एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन और एक होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। कौन से डिसीजन लेने होते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि बिजनेस फर्म के पास बहुत सारा एक्सेस है। एक्सेस मतलब अथॉरिटी, एक्सेस मतलब उसके पास परमिशन है कि वो पैसे को क्या करे, कैपिटल मार्केट से रेज करे। कैपिटल मार्केट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्टॉक मार्केट। बिजनेस फर्म के पास एक्सेस है, मतलब उनके पास अथॉरिटी है कि वो कैपिटल मार्केट दैट इज स्टॉक मार्केट से पैसों को इकट्ठा करें। ठीक है। अब सर स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे इकट्ठा होगा? बहुत सारे सोर्स हैं। आप शेयर्स इशू करो, पब्लिक डिपॉजिट इशू करो, बॉन्ड्स इशू करो, डिबेंचर या बैंक से लोन लो, है कि नहीं? बिजनेस के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। अब यहाँ पे आता है फाइनेंशियल मैनेजर का रोल। फाइनेंशियल मैनेजर का रोल आता है कि उसने एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए, एंश्योर करना चाहिए कि फर्म के पास, फर्म जो है वो वेल कैपिटलाइज्ड है। फर्म जो है वो वेल कैपिटलाइज्ड है। सर वेल कैपिटलाइज्ड का मतलब राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितना पैसा चाहिए उतना होना चाहिए। और दूसरा राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, मतलब राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी का सिंपल मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, किससे कितना पैसा लेना है उसका राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। सो इसे देखो, अगर ध्यान से देख रहे हो तो अपना जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका काम क्या है? उसने देखना चाहिए फर्म जो है वो वेल कैपिटलाइज्ड है, मतलब राइट फाइनेंशियल प्लानिंग की हो, जितना पैसा चाहिए उतना होना चाहिए फर्म में, और राइट कैपिटल स्ट्रक्चर हो। तो ये होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इन्वेस्टिंग डिसीजन। जो अपना फाइनेंस मैनेजर है ना, फाइनेंस मैनेजर, उसने ये एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फंड्स को ऐसे यूज़ करो जैसे रिटर्न्स क्या हो? मैक्सिमम। रिटर्न्स कैसे होने चाहिए? मैक्सिमम। रिटर्न्स कैसे होने चाहिए? मैक्सिमम। सर मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे होंगे? तो इसलिए उसने क्या करना चाहिए? ही शुड कंसीडर, मैनेजर शुड कंसीडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उसने ध्यान रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो हम इंटरेस्ट देने वाले हैं, हमने जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको जो हम इंटरेस्ट देने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर है कि नहीं? आप मुझे बताओ, वो आपका खर्चा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो, वो आपका खर्चा है। तो लॉजिकली मैं अगर आपका क्वेश्चन पूछूँ, आपको ज़्यादा रिटर्न कब होगा? आपको ज़्यादा रिटर्न कब होगा? जब आप उन खर्चों से ज़्यादा कमाओगे तो, है क्या नहीं? मतलब अगर सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल देने जाऊँ, एक सेकंड रुक जाइए। अगर आपका खर्चा हो रहा है 20 रुपया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 20 रुपया आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ओके, तो आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, मतलब आपको इसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि इतना तो मेरा खर्चा होने ही वाला है कि नहीं? तो फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसको इसको ध्यान में रखना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है? मैनेजर शुड कंसीडर, ध्यान दो, मैनेजर शुड कंसीडर क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो पैसों को इस तरीके से यूज़ करेगा, वो पैसों को इस तरीके से यूज़ करेगा कि जो रिटर्न्स है वो मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हम रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट जो हो कैसे हो? मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वरना आप मुझे बताओ, अगर आपका खर्चा 20 रुपया है और आपने 20 ही कमाया तो आपके हाथ में कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। सो फाइनेंशियल मैनेजर को ये ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब क्या? इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजर ने ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पैसा वो लगा रहा है वो इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करे कि उसका जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमम आए। और रिटर्न्स मैक्सिमम कब होगा? जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दिमाग में रखोगे और आप फंड्स को इस तरीके से यूज़ करोगे कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा ही कमाओगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेके परेशान मत होइए, उसका मतलब होता है इंटरेस्ट। उसका मतलब होता है इंटरेस्ट बोलो, डिविडेंड बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। इट इज़ बेसिकली वो खर्चा जो आपने जो कैपिटल लिया है लोगों से, उसके ऊपर जो आप उनको देने वाले हो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, आपने लोगों से पैसे लिए हैं उधार पे, तो आप उनको ब्याज दोगे। ओके, तो वो ब्याज जो होगा वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अगर आपको मैं बताऊँ, हाँ एक और चीज़, इन्वेस्टिंग डिसीजन को क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजट करना है, मतलब आपको कैपिटल को बजट करना है बराबर से। सो ये था अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन। ओके, इन्वेस्टिंग डिसीजन बताया, फाइनेंसिंग डिसीजन बताया। फाइनेंसिंग डिसीजन का बेसिक मतलब आपका क्या यहाँ पे आता है कि पैसा जो हो, मतलब फर्म जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वेल कैपिटलाइज्ड, मतलब राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए और वो भी इन द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। इक्विटी मतलब अपना खुद का पैसा और डेट मतलब उधार। इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा अभी, वो हम आगे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके,
मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। अब देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, आप मुझे बताइए इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन सा डिपार्टमेंट होता है? फाइनेंस। सर क्यों फाइनेंस? क्योंकि फाइनेंस के बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। HR मतलब आपका एम्प्लॉय वाला होता है, एक सेकेंड, HR मतलब आपका एम्प्लॉय वाला, मार्केटिंग मतलब आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी है। फाइनेंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है कि नहीं सर? तो अभी आप ये चीज़ तो आप लोग समझ गए हो कि भाई फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आएगा सर और प्रूव करिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो उन्होंने पॉइंट्स दिए। डिसीजन मेकिंग, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डिसीजन मेकिंग कहाँ पे हेल्प करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब हम जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, इन ऑल द पॉइंट्स फाइनेंस हेल्प्स अस टू डू दैट पॉइंट। डिसीजन मेकिंग करने के लिए फाइनेंस अपने को हेल्प करता है। सर कैसे? आप मुझे बताओ, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा डिसीजन, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस, सबसे ज़्यादा डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि अपने पास कितने पैसे अवेलेबल हैं, है कि नहीं? अपने रेगुलर जीवन में भी ऐसे ही होता है। अगर हमें कोई डिसीजन लेनी होती है तो हम क्या देखते हैं, अपने पास पैसे कितने अवेलेबल हैं। तो आप मुझे बताओ बिजनेस की किस में तो ये होगा ही ना, है कि नहीं? कोई भी फंक्शन बिजनेस का कोई भी फंक्शन, जैसे कि कोई भी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, आप बोलो, आप HR बोलो, कोई भी आप नाम लो, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकता बिना फाइनेंस के वो इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकता। आप मुझे एक बार बताओ, आपने बिजनेस क्यों कर रहे हो? आप बिजनेस कर क्यों रहे हो? क्योंकि प्रॉफिट कमाना है सर, सिंपल सी बात है कि नहीं? प्रॉफिट कमाना है। तो आप मुझे बताओ, आपका डिसीजन, जो आप डिसीजन लोगे बिजनेस में, उसका आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि उस डिसीजन की वजह से आपका प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, हाँ कि ना? आपका प्रॉफिट कितना चेंज होगा उस डिसीजन की वजह से। सो बिजनेस में कोई भी डिसीजन, एनी डिसीजन इन द बिजनेस इज टेकन आफ्टर कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। मतलब हम कोई भी डिसीजन लेंगे, उसका इम्पैक्ट पहले चेक करेंगे कि उस डिसीजन की वजह से प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट होने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास बिजनेस में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं या बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, है कि नहीं? बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये करूँ या फिर ये करूँ, ये प्रोजेक्ट लूँ या फिर वो प्रोजेक्ट लूँ। ओके, बट मैनेजमेंट कौन सा प्रोजेक्ट लेगा? आप मुझे बताओ, कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? जहाँ उस ऑप्शन को वो चूज करेगा जहाँ पे प्रॉफिट क्या हो, एनहांस हो, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम उस प्रोजेक्ट को या उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे प्रॉफिट एनहांस हो या फिर जहाँ पे फाइनेंशियल वायबल हो। फाइनेंशियल वायबल का मतलब होता है कि आप पैसा कितना रिटर्न कर पाओगे, कितना रिटर्न मतलब आप कितना कमा पाओगे उस प्रोजेक्ट से, ठीक है? तो आप उस प्रोजेक्ट को या उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आप ज़्यादा कमाओगे या फिर जहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो पहला पॉइंट क्या है? डिसीजन मेकिंग। फाइनेंस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अपने सारे डिसीजन जो होते हैं वो फाइनेंस पे डिपेंड करते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? रेजिंग कैपिटल। ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट बोलता है कि कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया वेंचर मतलब नया पार्टनरशिप वगैरह, तो हमें पैसा की ज़रूरत पड़ती है, हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। तो बिजनेस जो है वो फंड्स क्या करता है? रेज करता है। कैसे? बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन। बाय इशूइंग बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है सर, आप बोलेंगे सर ये शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, ये सब आपको धीरे धीरे समझेगा, अभी आप घाई मत करिए, ठीक है? आपको एज एंड व्हेन द चैप्टर अराइजेस आपको वो मैं टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया कि फाइनेंस हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत ही शानदार पॉइंट है, ध्यान देना कि बिजनेस को, आप मुझे बताओ बिजनेस को पैसा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि वो अपने कोई ओल्ड प्रोडक्ट को अपग्रेड करे या फिर अब कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करे। ओके, क्योंकि अगर वो अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं करेगा या नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा तो कस्टमर चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करना मतलब क्या? उसमें नए फीचर्स ऐड करना और लॉन्च न्यू प्रोडक्ट मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए भी हमें पैसा लगता है कि नहीं? सो बिजनेस को रिसर्च करना पड़ता है। अब आप देखते हो कि आप मोबाइल, आजकल नए नए मोबाइल आते हैं, हर नया फ़ोन कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आता है। सो इन दैट केस वो लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, एंड रिसर्च करने के बाद उसको डेवलपमेंट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो फेज़ होता है, स्पेशली रिसर्च वाला, वो बहुत लेंदी होता है।
बहुत लेंदी फेज होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है उस रिसर्च को कंप्लीट होने में, ठीक है। 1-2 साल 5 साल चले जाते हैं रिसर्च, और रिसर्च करने से कुछ हाथ में आता नहीं है, ठीक है। मतलब हाथ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पैसा सब डूब गए। लेकिन आप मुझे बताओ, रिसर्च करने के लिए हमें सर्वे करना पड़ता है, हमें मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, और इन सब के लिए हमें फाइनेंस लगता है। तो इसीलिए फाइनेंस इज़ हेल्पफुल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए ध्यान देना। बिजनेस को रन करने के लिए स्मूथली हमें हमें पैसे लगते हैं। सर क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें रेगुलरली सैलरी देनी होती है एम्प्लॉयज़ को, हमें रेगुलरली रॉ मटेरियल परचेस करने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल मतलब क्या? वो गुड्स जिससे आप अपना प्रोडक्ट बनाने वाले हो। शूज़ बनाने के लिए हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, रबड़ लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ बार बार आपको प्रमोशन करना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए, आपको आपके एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक, अपना क्या बोलते हैं, डे टू डे जो खर्चा होता है, जो अब मेंटेन करने का, आपकी फैक्ट्री को मेंटेन करने का, आपके बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, चाय पानी का खर्चा वगैरह वगैरह। तो आपको ये सब के लिए एक्सपेंस के लिए पैसे लगते हैं। तो अगर पैसा फाइनेंस होगा तो ही आपका बिजनेस स्मूथ रन कर पाएगा। ओके, सो स्मूथ रनिंग के लिए फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, एक बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि प्रोडक्शन होती है, देन सेल्स होता है, देन आपका मार्केटिंग होता है, वगैरह वगैरह। तो आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, अगर बराबर से कोऑर्डिनेशन ना हो फाइनेंस का बाकी डिपार्टमेंट के साथ, तो आपका बिजनेस जो है वो लड़खड़ा जाएगा। बिजनेस जो है वो लड़खड़ा जाएगा, मतलब उस पर प्रॉब्लम आएंगे। सर एग्जांपल के तौर पे, अगर देखो मैंने बराबर से फाइनेंस नहीं दिया, इज़ नॉट प्रोवाइडेड, तो प्रोडक्शन का क्या आएगा? प्रोडक्शन सफ़र होएगा, गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, और गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो प्रोडक्शन सफ़र करेगा, और फिर सेल्स सफ़र करेगा। प्रोडक्शन सफ़र हुआ मतलब गुड्स बने ही नहीं, तो आप बेचोगे क्या? सेल्स अफेक्ट होगा, सेल्स अफेक्ट होगा तो आपका इनकम अफेक्ट होगा, इनकम अफेक्ट होगा तो आपका प्रॉफिट अफेक्ट होगा, है कि नहीं? तो अगर आपका प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है, सो इन केस में आपको, इन दिस केस में आपको क्या बोल रहा हूँ, फाइनेंस जो है वो आपको हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन में एंड कंट्रोल में ऑफ ऑल द एक्टिविटी। मतलब फाइनेंस जो है वो सारे अदर एक्टिविटीज़ को, प्रोडक्शन को बोलो, आप मार्केटिंग बोलो, जो भी बोलना है बोलो, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब उन सबको लेके चलता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है मतलब क्या? वो मेक श्योर करता है कि कोई भी डिपार्टमेंट पैसों को वेस्ट ना करे। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? आप ध्यान देना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना का मतलब होता है एक्सपांशन। जैसे कि पहले आप 5,000 शूज़ प्रोड्यूस करते थे, अभी आपको 20,000 शूज़ प्रोड्यूस करना है, आपको 20,000 शूज़ डे रेगुलरली प्रोड्यूस करना है। तो आप मुझे बताओ, जितनी मशीन्स आपके पास थी, क्या उतनी मशीन्स में आप उतना प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, हमें और मशीन्स लगेंगे। या फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि पहले आप शूज़ मैन्युफैक्चर करते थे, अभी आपको क्लोथ मैन्युफैक्चर करना है। मतलब आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हो, मतलब आप शूज़ तो मैन्युफैक्चर कर ही रहे हो, उसी के साथ साथ आपको अभी क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आप एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ, क्या सेम मशीन्स लगेंगी कपड़े मैन्युफैक्चर करने के लिए? क्या सेम लेबर लगेंगे? नहीं सर, हमें नया लेबर, नया मशीन, सब कुछ नया लगेगा। तो इन सब के लिए हमें क्या लगेगा? फाइनेंस। हमें क्या लगेगा? मनी, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको आपका बिजनेस को एक्सपांड करना है या फिर आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको कुछ भी करना हो, आपको पैसा तो लगने वाला है। तो फाइनेंस विल हेल्प टू प्रोवाइड मनी टू परचेज इट, मतलब उन चीज़ों को परचेस करने के लिए। जैसे कि एक्सपांशन के केस में आपको क्या लगेगा? मशीन्स लगेंगे, ओके। और डाइवर्सिफिकेशन के केस में आपको सब कुछ लगेगा, लैंड भी नया लगेगा, है कि नहीं? सो आपको इन सब के लिए पैसा लगेगा टू परचेज देम। मैनेजिंग रिस्क, मैनेजिंग रिस्क का सबसे जीता जाता एग्जाम्पल आपके पास है कोविड-19। कोविड-19 देखो क्या होता है, एक बिजनेस जो होता है वो अनसर्टन होता है। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है कैसा होता है? अनसर्टन, मतलब यू नेवर नो बिजनेस में क्या होने वाला है। जैसे कि बिजनेस में आग लग गई, या फिर बाढ़ आ गई, या फिर अभी कोविड-19 हिट हुआ, तो बिजनेस तो इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, बिजनेस इम्पैक्ट हुआ। सो आप मुझे बताओ, जो बिजनेस होता है उसने इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही दिमाग में रख के काम करना चाहिए। सो आप मुझे बताओ, ये सब रिस्क फेस करने के लिए, ये सब रिस्क को, बिजनेस को ये सब रिस्क को फेस करना है, तो इसके लिए क्या लगेगा? फाइनेंस लगेगा। पैसा होगा आपके पास तो आप इन सब रिस्क को फेस कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिप्लेसिंग ओल्ड असेट। अब क्या होता है, हर एक असेट की एक लाइफ होती है, हर एक असेट की एक लाइफ होती है। या फिर मैं बोलता हूँ क्या होता है कि हर एक असेट का मार्केट में एक नया असेट आ जाता है कि नहीं? नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपको आपका असेट को रिप्लेस करना पड़ सकता है
है कि नहीं। अगर वो असेट जो है, अगर वो असेट की लाइफ पूरी हो गई है तो भी आपको नया परचेस करना पड़ेगा, या फिर उस असेट की जगह पे मार्केट में नया एक असेट आया है। सर असेट क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे मशीन की लाइफ पूरी हो गई है, फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हो तो वो गलत है ना, है कि नहीं। सो इन दैट केस आपको नया मशीन खरीदना पड़ेगा। एक ऐसी मशीन है जो अभी क्या हो गई है, एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल, आज स्मार्टफोन का ज़माना है। आप अगर आज के डेट पे डब्बा यूज़ करोगे, डब्बा फ़ोन यूज़ करोगे, ठीक है, तो आप अपने आप को क्या महसूस करोगे कि मैं आउटडेटेड हूँ, मतलब मैं जो हूँ वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहा हूँ। सो इसीलिए बिजनेस को भी क्या करना पड़ता है, अपने ओल्ड असेट को नए असेट्स के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या लगता है, पैसा। अगर नया असेट खरीदना है तो पैसा तो लगेगा ना, तो फाइनेंस विल हेल्प यू टू रिप्लेस योर ओल्ड असेट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जिन जिन लोगों से पैसे लिए हैं, ठीक है, कंपनी के केस में कंपनी जो होती है वो क्या करती है, शेयर होल्डर के पास से, मतलब जिसको शेयर्स बेच के पैसा लेती है, अपने शेयर्स बेचती है मार्केट में और उससे पैसा लेती है, ठीक है, और क्या करती है, बैंक वगैरह से लोन लेती है। अगर वो शेयर्स बेच के पैसा लेती है तो जिन्होंने भी शेयर्स खरीदे हैं उनको कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड देगी, उनको क्या देगी, डिविडेंड देगी। और जिनके पास से भी कंपनी ने उधार लिया है पैसा, उनको इंटरेस्ट देगी। और ये डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें पैसा लगता है। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड और इंटरेस्ट। गाइस, ये डिविडेंड, ये इंटरेस्ट, ये शेयर होल्डर, ये वगैरह वगैरह, ये सब आपको डिटेल में आगे समझेगा। अभी के लिए इस चैप्टर में जितना है उतना ही आप समझो उसको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर उसके अपना पूरा पोर्शन बाकी है ना, सो अभी से आप उसका स्ट्रेस मत लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। अब क्या होता है, बिजनेस चलाने के लिए आपको बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, है कि नहीं, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह। फिर आपने कंपनी बनाया, तो जब आप कंपनी बनाते हो तो आपको आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फीस देनी पड़ती है, ओके। आपको टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना होता है, और फीस जो पे करनी होती है वो किसको पे करनी होती है, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो आपको भले ही गवर्नमेंट को पैसा देना है या आपको रजिस्ट्रार को फीस देनी है, ठीक है, तो इन सब के लिए आपको पैसा लगेगा। दैट इज़ वाई फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू पे द फीस एंड टैक्सेस। ये 10 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या देखा अपन ने, सबसे पहला पॉइंट अपन ने देखा डिसीजन मेकिंग। फाइनेंस किस में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में। फिर फाइनेंस किस में हेल्प करता है, रेजिंग कैपिटल में। फिर फाइनेंस हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर फाइनेंस हेल्प करता है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस में। देन फाइनेंस किस में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस, डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा अपन ने, फाइनेंस हेल्प्स इन एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद आपने देखा फाइनेंस कहाँ पे हेल्प करता है। सर फाइनेंस करे जा रहे हो, फाइनेंस का मतलब पैसा, बेसिकली आप समझो। फाइनेंस कहाँ पे हेल्प करता है, मैनेजिंग रिस्क, बिजनेस में जो भी रिस्क होती है उसको मैनेज करने के लिए हमें पैसा लगता है। फाइनेंस हेल्प करता है अपने को अपना असेट को रिप्लेस करने के लिए। और फाइनेंस हेल्प्स इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंस हेल्प्स इन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। आई होप आपको अभी तक का जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझा रहेगा। आपको अगर कोई भी डाउट है, इन एनी केस अपना डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये लेक्चर आपको सच में अच्छा लगा है, आपको सच में समझा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और वहाँ पे कमेंट करिए अगर आपको ये लेक्चर समझा है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स जिनको इस लेक्चर की ज़रूरत है, ठीक है। टिल देन थैंक्स, टेक केयर, स्टे सेफ, ओके।